नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीजों के अंतर्गत पाए जाने वाले पारिस्थितिकीय अनुकूलन एवं उनके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकीर्णन माध्यमों के बारे में अध्ययन करेंगे। बीजों के पारिस्थितिकीय अनुकूलन। बीजों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे पारिस्थितिकीय अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप बीज अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में जिंदा रखने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिकीय अनुकूलन में अपने आप को जिंदा रखने के लिए बीजों में कई प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है बीज प्रसुप्तावस्था। हम सभी जानते हैं कि उच्च वर्गीय पौधों के अंतर्गत पौधों के बीजों के अंदर भ्रूण सूक्ष्म एवं सुषुप्तावस्था में रह सकते हैं। तो जो ये सुषुप्तावस्था है, ये एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिकीय अनुकूलन है जो बीजों को अनचाहे समय में अंकुरित होने से रोकती है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण है जो सुरक्षित रहता है एवं बीज प्रतिकूल परिस्थितियों को सफलतापूर्वक गुजार देते हैं। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तब बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बीज प्रसुप्तावस्था है, ये एक प्रकार से बीजों के अंदर पाए जाने वाला अनुकूलन है, जिसके फलस्वरूप वो प्रतिकूल परिस्थितियों को आसानी से पार कर लेते हैं। दूसरा जो पारिस्थितिक अनुकूलन है वो है अंकुरण संदमक पदार्थों की उपस्थिति। कई प्रकार के बीजों के अंतर्गत बीजों के बाह्यचोल अथवा फल भित्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक संदमक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो कि बीजों के अंतर्गत प्रसुप्ति उत्पन्न करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो साइट्रस पौधों में जो ग्लूटेसी कुल के सदस्य हैं, उनके अंतर्गत कार्बनिक अम्ल एवं टमाटर में फेरुलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि अंकुरण अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। जब इन अंकुरण संदमक पदार्थों का पाचन या अन्य क्रिया से बीजों से हटा दिया जाता है, अर्थात बीजों की भित्तियां जो हो जाती है, गल जाती है, तो अनुकूल परिस्थितियों में इन बीजों का अंकुरण संभव हो जाता है। तो इन अंकुरण संदमक पदार्थों की उपस्थिति से बीजों को ये फायदा होता है कि बीज प्रतिकूल परिस्थितियों में अंकुरण नहीं कर पाते। तीसरा है मरुस्थलीय पौधों के बीजों में पारिस्थितिकीय अनुकूलन। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, जहां पर जल की कमी रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों में ज्यादातर जो छोटे पौधे होते हैं, शाकीय पौधे वगैरह, वो बहुत ही कम समय में, वर्षा काल के समय में अंकुरित होकर के उपलब्ध जल की मात्रा के साथ में बहुत ही कम समय में कायिक वृद्धि, पुष्पन एवं फल निर्माण की क्रिया को संपन्न करके बीज के रूप में अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं। तो बीज इनमें वंशवृद्धि और चिरकालिक अंग के रूप में कार्य करते हैं। तापक्रम के प्रति अनुकूलन। सामान्यतः सर्दी की ऋतु में उगने वाले एक वर्षीय पौधे
गर्मियों में तेज धूप एवं उच्च तापमान तथा शुष्क वातावरणीय परिस्थिति को सहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। अतः इस प्रकार के पौधे ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व ही अपना जीवन चक्र समाप्त कर इससे बचकर निकलते हैं। कुछ पौधे जैसे सीडम में बीजों के परिपक्व होने के पश्चात उच्च तापमान की आवश्यकता तो होती है, लेकिन इस पौधे की वृद्धि शीतकाल में ही होती है एवं शरद ऋतु के अंत में इसके बीजों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है लवणोद्भिद पौधों एवं मैंग्रोव वनस्पति में बीजों का अनुकूलन। लवणोद्भिद पौधे जो कि लवणीय मृदा में पाए जाते हैं, इस प्रकार की मृदा में बीजों का अनुकूलन प्रतिकूल परिस्थितियों अर्थात लवण की उच्च सांद्रता के कारण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लवणों की उच्च सांद्रता के कारण परासरणी विभव के प्रभाव के कारण इन बीजों के अंदर अंकुरण की प्रक्रिया संदमित हो जाती है। अतः इस प्रकार के पौधों में वर्षा ऋतु में जल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण लवणों की सांद्रता में कमी आती है, तब इन पौधों में बीजों का अंकुरण होता है तथा ये अंकुरित होकर के वृद्धि करते हैं। इसके अलावा अधिकांश मैंग्रोव पौधे जैसे राइजोफोरा एविसिनिया के फल एवं बीज वही कोषों की उपस्थिति के कारण वजन में हल्के होते हैं और इनके चारों ओर मोम की परत भी पाई जाती है। भार में हल्के होने के कारण इनके बीज एवं फल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। इसके साथ ही एक ये भी महत्वपूर्ण अनुकूलन देखा गया है कि इन मैंग्रोव पौधों में बीज एवं नवोद्भिद पादप अर्थात सीडलिंग्स अंकुरण के समय जल में उपस्थित उच्च लवण सांद्रता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए इन पौधों में एक विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, जिसे हम सजीव प्रजक्ता कहते हैं। अर्थात इन पौधों में बीजों का अंकुरण मात्र पौधे के ऊपर ही फल के अंदर ही होने लग जाता है, जिसके अंतर्गत राइजोफोरा एविसिनिया एवं कैसुला में बीजों का अंकुरण जनक पादप पर फल के अंदर प्रारंभ होने के पश्चात इनका बीज पत्राधार व लगभग 50 से 90 सेंटीमीटर लंबाई तक हो जाता है एवं ये अंकुरित नवोद्भिद ऊर्ध्व स्थिति में नीचे गिरकर कीचड़ में धंस जाता है और बाद में उसका जो भावी विकास संपन्न होता है। तो इस प्रकार से इन पौधों में ये विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, जो कि बीजों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने का कार्य करता है। जैविक कारकों के प्रति बीजों का अनुकूलन और उनका प्रभाव। विभिन्न प्रकार के सजीव पादप एवं जंतु जैविक कारकों के रूप में पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जैविक कारक विभिन्न जातियों के पौधों के अंतर्गत बीजों की प्रकीर्णन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्ट्राइगा के अंदर बीजों का अंकुरण इसके परपोषी पादप की उपस्थिति में ही अथवा इसके द्वारा स्रावित पदार्थों की उपस्थिति में ही होता है। तो स्ट्राइगा पादप की बीजों का अंकुरण उसकी परपोषी की अनुपस्थिति में संभव ही नहीं है। इसी प्रकार पक्षियों द्वारा भोजन के लिए प्रयुक्त फल एवं बीजों में म्यूसिलेज पदार्थ पाया जाता है और इस म्यूसिलेज की उपस्थिति के कारण बीजों को उचित आधार पर स्थापित होने में सहायता मिलती है। अनेक पक्षियों एवं प्राणियों द्वारा भोजन के लिए विभिन्न पौधों के फलों का भक्षण किया जाता है और ये पक्षी एवं जंतु इन पौधों के बीजों को
अपनी विष्ठा के साथ बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी आहार नाल में उपस्थित विभिन्न पाचक रस एवं एंजाइम्स के प्रभाव से बीजों के अंकुरण की क्षमता बढ़ जाती है एवं अंकुरण आसान हो जाता है। साथ ही साथ फलों को खाने वाले पक्षी और जंतुओं के माध्यम से इनके बीजों का प्रकीर्णन मूल स्थान से दूरस्थ स्थानों में आसानी से संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीजों के प्रकीर्णन में इन जैविक कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम देखते हैं फल व बीजों का प्रकीर्णन किन किन माध्यमों के द्वारा होता है। वायु द्वारा प्रकीर्णन। वायु द्वारा सामान्यतः उस प्रकार के बीजों का प्रकीर्णन होता है जो कि वजन में हल्के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायु के द्वारा प्रकीर्णन में हल्के व छोटे बीज तथा फल। कुछ बीज इतने हल्के और छोटे आकार के होते हैं जिनको वायु आसानी से उड़ा ले जाती है। जैसे ऑर्किड्स के बीज धूल कणों जैसे छोटे, हल्के व शुष्क होते हैं और इस कारण धीमी बहती हवा में भी उड़ते रहते हैं। अनेक घासों के बीज भी छोटे व हल्के होते हैं जिनका भी वायु के द्वारा प्रकीर्णन होता है। पक्ष की उपस्थिति। पक्ष मतलब पंख से तात्पर्य हमारा। अनेक बीज व फल प्रकीर्णन के लिए एक पंखनुमा संरचना उत्पन्न करते हैं जो बिल्कुल पतले होते हैं। इनके द्वारा यह हवा में आसानी से उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो चीड़ के जो बीज होते हैं वो पंखदार होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पैराशूट क्रियाविधि। इस प्रकार के प्रकीर्णन मैकेनिज्म के अंतर्गत एस्ट्रेसी कुल के सदस्यों में पुष्प का बाह्यदल पुंज रोमिल संरचना या हम इसे कहते पेपस में रूपांतरित हो जाता है और यह पेपस चिरस्थायी होता है और इसे हम रोमगुच्छ भी कहते हैं। पेपस युक्त फल मुंडकों से अलग होकर वायु में आते हैं और तो ये रोमगुच्छ या पेपस पैराशूट की भांति खुल जाता है। इस प्रकार ये फल हवा के वेग के साथ काफी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। दोलक्षेप क्रियाविधि। कुछ पौधों में कैप्सूल या संपूर्ण फल स्फुटित तो हो जाते हैं लेकिन उनसे बीज उस समय तक नहीं निकलते जब तक कि हवा द्वारा किसी जानवर द्वारा तेजी से झकझोर नहीं दी जाती। इस प्रक्रिया से एक ही समय में कम बीज निकलते और प्रकीर्णन लंबे समय तक चलता रहता है। दोलक्षेप क्रियाविधि डॉग फ्लावर, बतख बेल आदि पौधों में पाई जाती है। बेलनी क्रियाविधि यानी रोलिंग मैकेनिज्म लुढ़कते हुए। कुछ छोटे व अल्पजीवी पौधे अपना जीवन चक्र समाप्त कर सूख जाते हैं और तेज वायु के कारण जड़ सहित उखड़ जाते हैं और फिर ये तेज हवा या आंधी में रोलिंग करते हुए लुढ़कते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं और इस प्रक्रिया में इनके बीज रास्ते में गिरते चले जाते हैं जैसे सालसोला, एमेरंथस आदि। रोम की उपस्थिति। कुछ पौधों के बीजों में उनके ऊपर रोम पाए जाते हैं और ये रोम हमें कपास, कैलोट्रोपिस आदि में देखने को मिलते हैं। इन रोमों में हवा भरने के कारण ये बीज वायु में आसानी से दूर दूर तक उड़ते चले जाते हैं। गुब्बारे सदृश उपांग। कुछ पौधों जैसे कार्डियोस्पर्मम, रसभरी आदि में फलों में गुब्बारे जैसे उपांग बन जाते हैं। इससे ये फल हल्के होकर वायु में तैरने योग्य बन जाते हैं और हवा के माध्यम से काफी दूर दूर तक प्रकीर्णित हो जाते हैं। सेकंड जो बात है वो है जल द्वारा प्रकीर्णन। जल द्वारा प्रकीर्णित बीजों व फलों के लिए आवश्यक है कि उनमें अपने अंदर किसी
प्लावण संरचना को विकसित किया गया हो। जैसे वाटर लिली या कुमुदिनी के बीज छोटे और हल्के होते हैं और इनके बीज चोल में हवा भर रहते हैं, जिससे ये आसानी से पानी में तैर सकते हैं। कमल का लट्टू के आकार का पुष्पासन जिसकी सतह पर फल लगे रहते हैं स्पंजी होता है। स्पंजी होने के कारण इनमें हवा भरी रहती है और ये पानी पर आसानी से तैरता हुआ काफी दूर दूर तक चला जाता है। नेक्स्ट है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित फल और बीज के अंदर इस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं जो कि जंतु द्वारा उन्हें प्रकीर्णित करने में सहायता करते हैं। जैसे अंकुशी फल व बीज, यानी इनके अंदर इस प्रकार के अंकुश हुक पाए जाते हैं जो कि जंतुओं से साथ में इनके चिपकने में हेल्प करते हैं। और ये संरचनाएं इनकी बीजों के बाहरी सतह पर उपस्थित होती है। जिसे हम देखते हैं सामान्यतः कई प्रकार के घासों के बीज मनुष्य और जानवरों के शरीर पर चिपक कर सुदूर स्थानों पर पहुंच जाते हैं और जब वहां पर ये बीज जानवरों द्वारा जंतुओं द्वारा अपने शरीर से पृथक कर दिए जाते हैं तो इन बीजों का वहां पर सुदूर क्षेत्रों में प्रकीर्णन हो जाता है। चिपचिपे फल पोदरेडवा अर्थात बोराविया और हुलुल के फलों पर चिपचिपी ग्रंथियां होती है और इन बीजों पर चिपचिपा गुद्दा भी लगा रहता है जिसमें चिड़िया अपनी चोंच को किसी पेड़ की टहनी इत्यादि साफ करती है तो ये बीज पेड़ और टहनियों से चिपक जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर सफलतम जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा खाने योग्य फल। खाने योग्य फलों में बीज मुख्यतः चिड़िया गिलहरी और मनुष्य द्वारा वितरित किए जाते हैं और ये बीज इन प्राणियों की आहार नाल से होकर गुजरते हैं तो इनमें विभिन्न प्रकार के पाचक रस या एंजाइम्स द्वारा उपचारित होने पर इनका अंकुरण आसान हो जाता है। साथ ही साथ पक्षियों द्वारा सुदूर स्थानों पर जाकर उनके द्वारा जो फीकल मटेरियल डिस्पर्स किया जाता है उसके साथ ही बीजों का प्रकीर्णन भी हो जाता है। विस्फोटक क्रियाविधि द्वारा प्रकीर्णन। इस प्रक्रिया में पौधा स्वयं प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायी होता है। ये फल या तनाव के कारण या आकस्मिक फटने से या फिर कुछ उत्तकों के फूलने के कारण फट जाते हैं जिससे बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। जैसे बोहिलियाई की बड़ी फलियां या सिम्ब पटाखे जैसी जोरदार आवाज से फटते हैं और अपने बीज बिखेर देते हैं। सिम्ब की फल भित्ति स्प्रिंग की तरह कुंडलित हो जाती है। पैंजी में अंडाशय के पकने के साथ साथ बीजों पर दबाव बढ़ता जाता है और बीज एक हवा के झोंके के साथ दूर तक चले जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूबिलिया के फल पानी के संपर्क में आते ही फट जाते हैं। इसके प्रत्येक बीज के नीचे एक मुड़ा हुआ हुक या जैक्यूलेटर होता है और ये हुक एक झटके से खुलता है और बीज दूर दूर तक फेंक दिए जाते हैं। बीज प्रकीर्णन का महत्व। बीज प्रकीर्णन के महत्व को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बीज के अंदर भ्रूण सुरक्षित रहता है जो कि भावी वृक्ष का या पेड़ का भविष्य होता है।
तो बीज है जो पौधे को जीवन संघर्ष से सुरक्षा प्रदान करता है और एक चिरकालिक अंग के रूप में कार्य करता है। पादप जातियों के व्यापक या विस्तृत वितरण के लिए बीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अभी कि विभिन्न प्रकार के प्रकीर्णन माध्यम पौधों के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कई जैविक कारक एवं वातावरणीय कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो विविध प्रकार के जैविक और वातावरणीय कारक होते हैं, इन कारकों का इन पादप जातियों के अंतर्गत पाए जाने वाले यानी कि महत्वपूर्ण वंशवृद्धि संरचना बीज के व्यापक विस्तृत में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रजाति निरंतरता के लिए सजीव इकाइयों में अनंत काल तक इस भूमंडल पर अपनी वंशवृद्धि या प्रगति निरंतरता को सहज बनाए रखने की ये एक आसान विधि है। विभिन्न पादप प्रजातियों में भी अपनी निरंतरता बनाए रखने का गुण हमें बीजों के रूप में एक चिरकालिक संरचना के रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बीजों के द्वारा प्रत्येक पादप प्रजाति अपनी निरंतरता अर्थात वंशवृद्धि को बनाए रखती है। प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना, बीज है जो प्रतिकूल परिस्थितियां आने से पूर्व पेड़ पौधों द्वारा, छोटे शाकीय पौधों द्वारा अपना जीवन चक्र पूर्ण कर देता है और अंत में बीजों का निर्माण कर देता है। बीज है जो बाद में प्रतिकूल परिस्थितियों में उस पौधे के वंश को बचाए रखते हैं। तो इस प्रकार से उस प्रजाति को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में बचाए रखने में बीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नवीन पादप प्रजातियों की उत्पत्ति, बीजों के द्वारा नवीन पादप प्रजातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बीज पौधों के अंतर लैंगिक जनन का परिणाम है। लैंगिक जनन के अंतर्गत नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप हम जानते हैं कि जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। जीन विनिमय की क्रिया के फलस्वरूप पौधों में कुछ नए पुनर्संयोजन हमें देखने को मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें नवीन संततियों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण आनुवंशिक लक्षण की वंशागति देखने को मिलती है और ये नए आनुवंशिक लक्षण आगे चल करके नवीन पादप प्रजातियों की उत्पत्ति का आधार बनते हैं। इस प्रकार से बीज का पादपों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक्स।